morning students. Welcome to class 10 SST, your chapter number 2, part 2nd. The chapter is the India during the struggle period starting from the 1206 AD to 1757 AD. In our last class we discussed about the introduction part of the chapter and also discussed about the Ghulam dynasty, Ilbari dynasty or Yamini dynasty. And also discuss about the Qutbuddin Aibak, Iltutmish and the Rajia Sultan. ये तीनों चीजें हमारी अपनी लास्ट क्लास के अंदर हो चुकी है स्टूडेंट्स. एंड इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू डायनेस्टी एंड also discuss about the Balban who was the ruler belonging to the slave dynasty. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग दो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज द लास्ट रूलर, ग्रेट रूलर ऑफ द slave dynasty who was Balban, and also discuss about the new dynasty named as the Khilji dynasty. तो आज की जो ये क्लास है हम लोग एक नई डायनेस्टी के साथ शुरू करेंगे और कई सारी नई चीजें हम लोग आज इस क्लास के अंदर जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द Balban एंड द फ्यू पार्ट ऑफ द रजिया सुल्तान. जो कल हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक था, रजिया सुल्तान who was died in the 1240 AD by the aristocrats, जो कि अरिस्टोक्रेट्स के कारण मारी गई थी, जिसको मतलब वहाँ के उसके कोर्ट के जो अमीर थे जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है. और उसी ने इसकी और इसके पति की हत्या कर दी थी, ठीक है ना. और उसी के आगे हम देख रहे हैं कि रजिया के बाद स्लेव डायनेस्टी या फिर यह कह सकते हैं कि यामिनी डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से फेमस रूलर और हुए. तो नेक्स्ट हम लोग Rajia died in 1240 AD and Bahram Shah. After the death of the Rajia, the next ruler was the Bahram Shah, and after the Bahram Shah, the Masud Shah became the ruler, and Nasiruddin Muhammad Shah, who ruled till 1246 to 65 AD. देखिए रजिया के बाद में टोटल 3 रूलर्स और हुए, जिसमें एक था बहराम शाह, सेकंड वाज मसूद शाह and the third was नासिरुद्दीन महमूद शाह. ठीक है. तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह का टाइम पीरियड था, इट वाज फ्रॉम द 65 एडी तक इसने दिल्ली पर अपना रूल किया, गवर्न किया दिल्ली को. एंड आफ्टर दैट द डेथ ऑफ द नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, मतलब नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ के बाद में जितने भी कोर्ट के एरिस्टोक्रेट थे, जितने भी अमीर लोग थे जिनका कोर्ट के ऊपर, सुल्तान के ऊपर पूरा का पूरा असर था, इन लोगों के अंदर आपस के अंदर स्ट्रगल शुरू हो गया कि अब नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की डेथ के बाद में एरिस्टोक्रेट्स के बीच में, अमीर लोगों के बीच में कंटिन्यू कई समय तक एक लंबा स्ट्रगल चलता रहा to become a sultan of the Delhi. And in this series the Balban, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, Balban become the next ruler of the slave dynasty. और एक एरिस्टोक्रेट में से ही एक एरिस्टोक्रेट कह सकते हैं, या ये बहुत ही ताकतवर या पावरफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था जिसका नाम था Balban. ये इसी एरिस्टोक्रेट ग्रुप का ही एक मेंबर था, ठीक है, जो कि बाद में इस स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर बन गया. तो जानते हैं बलबन के बारे में. द बलबन अदर नेम वाज द उलुग खान एंड ही वाज द Turkish slave and become the ruler at 1265 AD. अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों. देखिए बेसिकली ये वाज द टर्की से था, तुर्की से था और स्लेव बन गया. अब हुआ ये था कि ये टर्की का रहने वाला था, लेकिन बाद में कुछ मंगोलियंस ने इसको खरीद लिया, ठीक है ना, और ले जाकर इसको बगदाद के अंदर बेच दिया गया. और जैसे तैसे आप कह सकते हैं कि किस्मत थी इसकी कि इसे भारत का या दिल्ली का सुल्तान बनना था. जैसे तैसे ये भारत आया और यहाँ भारत आने के बाद में ये रजिया सुल्तान के, या ये कह सकते हैं कि ये जो सल्तनत डायनेस्टी है, ये जो गुलाम डायनेस्टी, इनका जो एरिस्टोक्रेट का ग्रुप था, उसके अंदर इसके बहुत इंपॉर्टेंट इसने अपनी पोस्ट बना ली. और इस तरह से धीरे धीरे जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की डेथ हुई, उसके बाद में जितने भी एरिस्टोक्रेट थे वो सुल्तान बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी पावर और इंटेलिजेंसी के कारण
बलबन जो है वो गुलाम डायनेस्टी का एक बहुत फेमस रूलर बन गया। तो ये थी इसकी कुछ हिस्ट्री राइट की। तो in the 1265 AD he became the ruler after the Nasiruddin Muhammad। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद में 1265 के अंदर ये जो है स्लेव डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर बना एंड बिलोंगिंग टू द बैंड ऑफ द 40 called as the Chahlangini group of the Turkish slave। The most important question here ये आप ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना आपको कि व्हाट इज चहलंगिनी और द बैंड ऑफ 40। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में हाफिली में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय द बैंड ऑफ द 40 और द चहलंगिनी। ये चहलंगिनी क्या थी? इट इज द ग्रुप ऑफ द 40 स्लेव्स। टर्किश स्लेव थे, टोटल कितने थे? 40 स्लेव थे और इन्हीं के ग्रुप को चहलंगिनी कहा गया। ग्रुप ऑफ द 40 स्लेव्स वाज कॉल्ड एज द बैंड ऑफ द 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया है बच्चों कि व्हाट यू मीन बाय द चहलंगिनी और द बैंड ऑफ द 40। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हम बात करते हैं ही मेंटेन्ड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोड। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो बलबन ने अपनी कोड के अंदर किए थे। पहले कारण जान लेते हैं कि उसने इतने सारे रिफॉर्म किए क्यों। देखिए बच्चों, हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ चुके, इल्तुतमिश पढ़ चुके और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ चुके कि किस तरह से वो जो है दिल्ली की सुल्तान बनी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी एरिस्टोक्रेट की प्रॉब्लम। एरिस्टोक्रेट मतलब वे अमीर लोग जो सुल्तान को सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे या सुल्तान को का सीट पर बने रहना तभी तक निश्चित था तब तक जब तक कि वे एरिस्टोक्रेट उससे खुश है। तो ये कह सकते हैं कि टोटल मिला के कोर्ट की या राजा के दरबार की, सुल्तान के दरबार की जितनी भी पावर थी इन एरिस्टोक्रेट के हाथ में थी। इसलिए बलबन को पता था कि अगर उसे दिल्ली का सुल्तान बने रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जितना जल्दी हो सके इन अमीरों की, इन एरिस्टोक्रेट्स की पावर को खत्म कर दे। और इसीलिए इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कई सारे चेंजेस किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो था उसने अपने कोर्ट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके हाफिली में आए चाहे बोर्ड के अंदर आए जरूर पूछा जाता है। और बलबन में से एक टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आना बिल्कुल तय है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आ चुका क्वेश्चन है और हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड। तो बलबन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड। तो अब ये आयरन और ब्लड क्या था? आयरन और ब्लड का मतलब ये था कि बैटल जीतने के बाद बलबन ने ये तय किया था कि जितने भी युद्ध वो लड़ेगा, जितने भी बैटल वो फाउट करेगा और जितने भी बैटल जीतेगा, जो हारने वाली सेना है उनके सोल्जर्स को क्या बना दिया जाएगा? उनको तो मार दिया जाएगा। द सोल्जर्स वर किल्ड फ्रॉम द ऑफ द एनिमी। जो थे दुश्मन के जो सोल्जर्स थे उनको तो मार दिया जाएगा। एंड द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वर कैप्चर्ड एंड टुक एज द स्लेव इन दिस कोड। और जो भी सोल्जर्स के जो बच्चे और जो औरतें होंगी उनको क्या बना लिया जाएगा? गुलाम बना लिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसी पॉलिसी को इससे क्या था? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। याद रखिएगा बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट टिक करवाती जा रही हूँ ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो लगभग आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। He died in 1286 AD। इसकी डेथ हो जाती है बलबन की 1286 AD के अंदर। जरा वापस देखिएगा, 1265 के अंदर ये रूलर बना था और 1286 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। He eliminated the thieves, robbers and crushed the revolt of the Rajput landlords। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सल्तनत टाइम पीरियड की। ये वो समय है जब राजस्थान, जिसको राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है, the power of the Rajput landlords were increasing in the western part of the India, which we call as the Rajasthan and the Rajputana. So he eliminated the power of the Rajput landlords in the western India। इसीलिए सबसे पहले इसने राजस्थान के अंदर राजपूत जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स का मतलब आप
सामंत से ले सकते हैं। बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको लैंडलॉर्ड्स कहा गया। इनकी पावर को अर्बन ने कम करना शुरू किया। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना या कम करना। और इसी के साथ में ही आल्सो एलिमिनेट द थीव्स एंड द रॉबर्स, और जो भी अपनी रियासत थी, इसकी जो किंगडम था, उसमें जितने भी चोर और डाकू थे उनको भी इसमें धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इसका बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रिफॉर्म अपने किंगडम में किया, कई सारे सुधार इसने किए। ठीक है। एंड द लास्ट रूलर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी वाज द क्यूमर्स किल्ड बाय द एरिस्टोक्रेट जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं गुलाम डायनेस्टी की। गुलाम डायनेस्टी में बलबन के बाद में जो रूलर हुआ, या ये कह सकते हैं कि जो गुलाम डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ही वाज द क्यूमर्स। क्या नाम है? क्यूमर्स था, who was killed by an aristocrat। एरिस्टोक्रेट का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ, वे अमीर जिनका सुल्तान के दरबार के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव था, बहुत ज्यादा इफेक्ट था, मतलब सुल्तान का अपनी गद्दी पर बना रहना तभी तक तय था तब तक कि एरिस्टोक्रेट उनसे खुश है। तो ऐसा ही एक एरिस्टोक्रेट था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, who killed the Cumans and become the ruler of the Delhi सल्तनत। और इस तरह से यहाँ पर गुलाम डायनेस्टी का हो जाता है एंड। ठीक है। और इसी के साथ में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, which is known as the खिलजी डायनेस्टी। तो बलबन के बाद में जो लास्ट गुलाम रूलर था, he was the Cumans killed by the aristocrat called as the Jalaluddin Khilji। The Jalaluddin Khilji was the founder of the Khilji dynasty। ये भी कह सकते हैं कि he was the first ruler of the Khilji dynasty। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। कुछ सालों तक इसने दिल्ली को गवर्न किया, रूल किया, लेकिन अपने टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री में अगर हम जलालुद्दीन की बात करें तो इसके बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिलता है। लेकिन जलालुद्दीन का जो नेफ्यू था, जो इसी के साथ इसका जो सन इन लॉ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, who assassinated the जलालुद्दीन खिलजी, इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में और जानते हैं एक नई चीजें। ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी, द टाइम इरा स्टार्टेड फ्रॉम द 1290 AD टू 1320 AD। जो खिलजी डायनेस्टी है उसकी स्टार्टिंग होती है 1290 से लेकर, और ये डायनेस्टी एंड कब हो जाएगी? 1320 AD के अंदर। ठीक है। एंड जलालुद्दीन खिलजी द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया है, जलालुद्दीन खिलजी who killed the last Ghulam ruler Timurs in the and become the ruler of the Delhi। ठीक है। तो he was the first ruler and the nephew and the son-in-law Alauddin Khilji killed him and become the ruler। अब जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, इसका जो इसने बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए दिल्ली पर अपना राज जमाए रखा, रूल किया दिल्ली को, लेकिन इसी के बाद इसका जो सन इन लॉ था या जो इसका नेफ्यू था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। हाँ, एक चीज और है कि जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन द रणथंबोर इन द 1301 के अंदर इसने रणथंबोर पर अटैक किया था, लेकिन इसका ये अटैक बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा। और इसी का बदला किसने लिया? तो इसका जो बदला है वो लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसीलिए 1301 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वापस रणथंबोर पर अटैक करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसने सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर रणथंबोर पर अटैक किया था और बाद में जलालुद्दीन खिलजी के हाथों मारा गया। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की बहुत ही फेमस रूलर की, और आप सब मेरे ख्याल से पढ़ाने से पहले से ही शायद अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं कौन से अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, पद्मावत फिल्म के अंदर जो खिलजी आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी, हम लोग उसी के बारे में, उसी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग कुछ और नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो कि उस फिल्म से बिल्कुल हटकर है बच्चों। तो जानते हैं हम लोग कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है एक्चुअल में इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी who was also named as the second Alexander on the coins, जो सिक्के ढले गए इसके टाइम पीरियड में, उसके ऊपर आपको अलाउद्दीन खिलजी के आगे सेकंड अलेक्जेंडर मिलेगा लिखा हुआ। अलेक्जेंडर कौन
ग्रेट वॉरियर हु वांट टू विन द होल वर्ल्ड, एक ऐसा वॉरियर जो कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो और यही जो टाइटल है इसमें अपने पॉइंट्स में यूज किया। तो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपका बन जाता है दैट द नेम द रूलर हु वाज टाइटल्ड एज द सेकंड अलेक्जेंडर, वो राजा जो सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना गया, ही वाज द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी के आगे इसके कुछ फेमस कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। इसके जो अभियान इसने किए, अपने किंगडम को एक्सटेंड करना इसने शुरू किया राजा बनते ही। ठीक है ना, द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द बघेला राजपूत किंग राय कर्णदेव ऑफ गुजरात एज आफ्टर बिकमिंग द रूलर, फर्स्ट कैंपेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी दैट ही अटैक्ड ऑन द गुजरात, वहां का जो रूलर था द राय कर्णदेव उनका नाम था। ठीक है, एंड ही लूटेड एंड डिफेंडेड रणथंभौर इन द 1301 AD, 1301 AD के अंदर इसने अपना सेकंड कैंपेन किया एंड ही विक्ट्री ओवर द रणथंभौर इन द 1301 एंड आल्सो विक्ट्री ओवर द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन द 1303। ये वही चित्तौड़गढ़ फोर्ट है जिसके बारे में आप लोग फिल्म के अंदर रावण रतन सिंह और पद्मावत के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अलाउद्दीन जो था तो उसने रूलर बनने के बाद में अपना जो किंगडम है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था। और उसका जो पहला कैंपेन था वो गुजरात के अंदर जो बघेला किंग थे रावण कर्णदेव जो कि राजपूत किंग थे उनके अगेंस्ट था। सेकेंडली ही अटैक ऑन द रणथंभौर इन द 301 एंड द थर्ड ही अटैक ऑन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन द 1303 AD। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो अलाउद्दीन के बारे में आपको पता चलने वाली है। इन गुजरात कैंपेन he looted the massive wealth and held by the Malik Kafur। अब यहाँ पर एक और नई रोचक चीज आप लोग देखने वाले हैं कि इसने जो गुजरात कैंपेन किया था, मतलब गुजरात अभियान में इसने जो अटैक किया, यहाँ से इसको खूब सारी वेल्थ मिली और साथ में ही इसकी मुलाकात जो है, इसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई जिसका नाम था मलिक काफूर। बेसिकली ही वाज हिंदू, लेटर कन्वर्टेड इनटू द मुस्लिम रिलीजन। शुरुआत में जो मलिक काफूर है ये हिंदू रिलीजन से था, लेकिन बाद में इसने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, अपने रिलीजन को इसने कन्वर्ट कर लिया एंड ही हैड सो मच टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी की किंगडम को एक्सटेंड करने में सबसे ज्यादा मदद की और इसीलिए आपको ये नाम ध्यान में भी रखना है कि ये मलिक काफूर था। वो मलिक काफूर जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए गए थे, गुजरात अपने कैंपेन के लिए गए थे, तो वहां पर इसकी मुलाकात हुई थी मलिक काफूर से। बेसिकली ही वाज आल्सो अ स्लेव, ये टर्की था, तुर्किश था और स्लेव माना गया है, ऐसा हिस्ट्री के अंदर हमको मिलता है जानने के लिए। ठीक है, एंड मलिक काफूर इन्वेंटेड द देवगिरी, होयसर एंड द पांड्य रीजन। अब अलाउद्दीन खिलजी की जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसने बहुत हेल्प की थी और इसी की हेल्प से मलिक काफूर ने कई सारे रीजन जो है वो जीते। उसमें से पहला आता है देवगिरी, हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, ये जो देवगिरी होयसर वाला जो रीजन है ये महाराष्ट्र का, एंड द पांड्य रीजन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये टोटल 3 रीजन जो थे मलिक काफूर ने इन्वेंट किए, जीते और इसी के साथ द रेवेन्यू सिस्टम वाज द रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है द अलाउद्दीन खिलजी मेड द रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी के साथ में अपने किंगडम को एक्सटेंड तो किया ही, इसी के साथ में उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए और इसी में उसका एक बहुत ही अच्छा जो रिफॉर्म था वो ये था कि ही रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू सिस्टम। इसने रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया। एंड व्हाट इज रेवेन्यू सिस्टम? इन नॉर्मल लैंग्वेज वी विल कॉल एज द लगान, है ना, और जिसको आप लैंड टैक्स भी कहते हैं। तो इसने लैंड टैक्स के अंदर, रेवेन्यू सिस्टम के अंदर कई सारे चेंजेस किए और इसीलिए अलाउद्दीन जो है अपने कुछ रिफॉर्म्स के कारण भी इंडिया के अंदर फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं उसके कुछ रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे हम लोग आगे। He issued 4 orders to control the revolts. Now, अपने किंगडम के अंदर कहीं पर भी कोई रिवोल्ट न हो। रिवोल्ट आप समझ गए होंगे, विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या होता है कि जब आपके किंगडम के अंदर जो दूसरी प्रोविंसेस है वहां पर कोई छोटा बड़ा शासक बन जाए या राजा के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं रिवोल्ट। सो
उसने अपने किंगडम में किसी भी तरह के रिवॉल्ट को रोकने के लिए 4 ऑर्डर्स पास किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसी के साथ में आपका यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, टोटल मिला के 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और लगभग कई बार आ चुका है। तो ये जो 4 रिफॉर्म्स थे रिवॉल्ट को क्रश करने के, ये क्या क्या थे हम जान लेते हैं। annexing the property, annexing का मतलब छीन लेना, ले लेना। annexing the property of the aristocrat and increase the revenue। सबसे पहला जो सुधार इसने किया वो ये था कि इसने जितने भी अपने कोड के अंदर एरिस्टोक्रेट्स थे, जितने भी अमीर लोग थे, हम लोग बार बार बात कर चुके हैं एरिस्टोक्रेट की, तो इन लोगों से इनकी जमीनें जो थी वो इसने एनेक्स कर ली, छीन ली और इन्हीं जमीनों को इसने फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया और बाद में वहां पर इसने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई लैंड बैरन लैंड है, मतलब एक बंजर जमीन है, तो वहां पर प्रोडक्शन तो होगा नहीं। इसीलिए इसने सबसे पहले उन बैरन लैंड्स को जो है वो फर्टाइल लैंड के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब भूमि में सुधार किया, जमीन की क्वालिटी को सुधारा इसने। एंड देन ही स्टार्टेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, और उसके बाद में जमीनों पर इसने रेवेन्यू बढ़ा दिया। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लग गया तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आने लग गया। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई। एंड सेकंडली बैन ऑफ द अल्कोहल इन दिल्ली, इसने दिल्ली के अंदर अल्कोहल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके पीछे इस जो कारण था वो ये था कि ही वाज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स पॉलिसी। उसे पता था कि एरिस्टोक्रेट के पावर को अगर इसने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में ये प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से दिल्ली के ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये जो 4 ऑर्डर्स थे ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एरिस्टोक्रेट के पावर्स को डिक्रीज करने के लिए इसने बनाए थे, ठीक है। और इसी के अंदर इसने अल्कोहल पर दिल्ली में बैन लगा दिया। अब अल्कोहल पर बैन लगाने का क्या कारण था कि कारण ये था कि अल्कोहल पर बैन लगाने का मतलब है कि जब ये एरिस्टोक्रेट एक जगह इकट्ठा होते थे, है ना, तो ये बड़े बड़े समारोह करते थे, सेरेमनीज करते थे, मिलते थे, जुलते थे, और इसी मिलने जुलने के दरमियान ये लोग अल्कोहल भी लेते थे। और इसी कारण कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि अल्कोहल के कारण जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी सही नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए इसने अल्कोहल पर रोक लगा दी ताकि एरिस्टोक्रेट्स का जो गेट टुगेदर है वो भी बंद हो जाए, ठीक है, और लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटेलिजेंस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने इंटेलिजेंस सिस्टम को रिफॉर्म किया या शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंसी का मतलब गुप्तचर, है ना, जो कि किंगडम के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, नई नई खबरें जो है, जो ऐसी बातें जो किसी को नहीं पता होती है वो बातें ढूंढ के लाना और राजा तक या सुल्तान तक पहुंचाने का काम करते थे। और इस इंटेलिजेंसी सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि अलाउद्दीन को ये भी पता चलने लगा कि उसके खिलाफ कौन कौन से षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, कौन उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तो इसीलिए इसने इंटेलिजेंसी सिस्टम को भी शुरू किया। एंड गेट टुगेदर ऑफ द एरिस्टोक्रेट की जितने भी सेरेमनीज होती थी, जितने समारोह होते, जो इनके लोगों की पार्टियां होती थी, है ना, ये लोग जो मिलते थे आराम, और जो ये मिलकर जब ये लोग मिलते थे एरिस्टोक्रेट्स, तो ये आपस में सुल्तान के खिलाफ, सुल्तान के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट की तैयारी करते थे। मतलब कहीं कहीं षड्यंत्र रचते थे कि कैसे सुल्तान को हटाया जाए, उसके खिलाफ कैसे षड्यंत्र किए जाए। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसने बैन कर दिया एरिस्टोक्रेट का आपस में मिलना जुलना, ये जो सेरेमनीज होती थी ये पूरी तरह से इसने बैन कर दिया, ठीक है ना। एंड ही एंटाइटल्ड हिमसेल्फ एज द यास्मीन उल खिलाफत एंड द नासिरी अमीर उल मोमिनीन, और इस तरह से इसने अपने नाम के आगे एक टाइटल का यूज किया जिसका नाम था यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, ठीक है। तो ये टाइटल जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम के आगे लगाना स्टार्ट किया। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं बहुत ही फेमस बुक की, खज़ाइन-उल-फुतूह, रिटन बाय द अमीर खुसरो। इसी के साथ में आपका एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है जो आपको शायद इन फ्यूचर के अंदर जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो कई बार पूछा जाने वाला एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो, ठीक है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी के हर अभियान में उसके साथ था, जितनी बार भी जहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किए थे वहां पर ही अमीर खुसरो गया था। और जो आप लोग पद्मावत फिल्म का जो पूरा सीन आपने देखा है, जो हिस्ट्री आपने जानी है फिल्म के जरिए चाहे किताबों के जरिए, कहीं ना कहीं ये वॉर कैसे लड़ा गया, क्या हुआ था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको इसी बुक से मिली है, ठीक है ना। तो ये अमीर खुसरो वो
कैंपेन में जाता था और साथ ही ये हर वो स्टोरी वो सब कुछ लिखता था जो इसने जो ये वॉर के अंदर या वहां पर कैंपेन के अंदर देखता था। तो इसी बुक के अंदर he titled him as the Sultan of the world and the public herdsman। और इसी बुक के अंदर खज़ाइन-उल-फुतूह written by the अमीर खुसरो ने अपनी बुक खज़ाइन-उल-फुतूह के अंदर अलाउद्दीन को सुल्तान ऑफ वर्ल्ड कहा है, मतलब उसको एक नया टाइटल दिया कि इसे दुनिया का सुल्तान बनाया। और साथ में he was titled as the public herdsman। अब हर्ड्समैन क्या होता है? चरवाहा। आपने देखा होगा कि लोग जो भेड़ बकरी गाय चराते हैं इसको ह्यूमंस का ये कह सकते हैं कि जनता का चरवाहा कहा गया है ना। तो ये कुछ टाइटल्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यूज किए गए एंड ही रिफॉर्म बाय द। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रिफॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाते समय कह दिया था कि मैनी रिफॉर्म्स वर डन बाय द अलाउद्दीन खिलजी इन हिज किंगडम। और कुछ जो रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली जो है ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इसके किंगडम को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो देखते हैं पहला रिफॉर्म, ही रिफॉर्म्स इन द पुलिस, पोस्टल एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसने सबसे पहला रिफॉर्म जो किया वो किया अपने किंगडम के अंदर पुलिस सिस्टम को सुधारा। इसने इसी के साथ में पोस्टल सिस्टम को सुधारा। पोस्टल सिस्टम आप समझ गए होंगे, डाक व्यवस्था जो चिट्ठी को लाने ले जाने का, लेटर को लाने ले जाने का, साथ ही कुरियर को लाने ले जाने का काम करती है ना। और इसी के साथ में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसने सुधार किया। अब बच्चों ध्यान में रखिएगा कि अपनी चैप्टर नंबर 1 की जो क्लासेस थी उसमें मैं बता चुकी हूँ कि प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है। आप लोग एट प्रेजेंट में स्टेट से समझ सकते हैं। पूरा किंगडम जो था वो सल्तनत टाइम पीरियड में भी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से बहुत ही प्रॉपर तरीके से सब डिवाइड किया गया था। तो किंगडम की यूनिट थी प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थी वो, ठीक है। एंड ही कंट्रोल ऑन द मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने मार्केट के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स किए मार्केट की व्यवस्था को सुधारने के लिए। उसमें से था पहला कि कंट्रोल ऑन द मार्केट, और इसी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इसने कई सारी पोस्ट अपॉइंट की, कई सारे नए पोस्ट बनाए जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंड ही encouraged the banking, encouraged the bargaining and banned on the black marketing and the profit earning। इसी के साथ में इसने बार्गेनिंग को इंकरेज किया। आप समझ गए होंगे बार्गेनिंग का मतलब हम जब मार्केट में जाते हैं और किसी चीज को परचेज करने से पहले जो भाव तोल हम लोग करते हैं उसे बार्गेनिंग कहते हैं। अपने टाइम पीरियड में इसने मार्केट के अंदर बार्गेनिंग को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया, मतलब लोगों को ये फ्रीडम दी गई कि वो किसी भी चीज के भाव को कम कराकर या भाव तोल कराकर वो चीज खरीदे। लेकिन इसी के साथ में इसने ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिट अर्निंग को बिल्कुल बैन कर दिया। अब ब्लैक मार्केटिंग का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि चीज को तोलते समय कम तोल देते हैं, ज्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं। और प्रॉफिट अर्निंग का मतलब होता है मुनाफा कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए आज की तारीख में आप देखिए कई सारी चीजें में मिलावट कर दी जाती है। नॉर्मली आप देखते हैं गेहूं, चावल, चना, दालें जो है इनके अंदर जो कह सकते हैं कंकड़ पत्थर एक्स्ट्रा मिला दिए जाते हैं या कुछ भाव तोल के अंदर गड़बड़ कर दी जाती है ताकि कम चीज बेचे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो इस तरह से इसने मार्केट के अंदर बहुत सारे सुधार किए और कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इसने कई सारी पोस्ट जो है वो स्टार्ट की या कई सारे नए पद बनाए, जिसमें कुछ है जैसे दीवाने रियासत। ये जो दीवाने रियासत होता था ये होता था मार्केट कंट्रोलर, मतलब मार्केट का सबसे बड़ा सुपरिटेंडेंट कह सकते हैं जिसके अंडर में सारा मार्केट का कंट्रोल होता था। और इसी तरह से एक होता था शाहाना और जिसको कहते थे दंडाधिकारी। दंडाधिकारी होता था मार्केट का इंस्पेक्टर। ये जो शाहाना होता था या जो ये दंडाधिकारी होता था इसका काम होता था मार्केट के अंदर हर दुकान के अंदर सारी चीजों की को अपन कह सकते हैं कि निगरानी रखना कि कहीं कोई दुकानदार या शॉपकीपर किसी से धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं नाप तोल में गड़बड़ तो नहीं की जा रही, या कहीं पर जिस चीज के दाम जितने हैं उससे ज्यादा रेट के अंदर तो कोई चीज नहीं बेची जा रही। उसी तरह से एक पोस्ट होती थी मुहत्सिब, जो होता था इंस्पेक्टर ऑफ द वेट एंड मेजर्स। मुहत्सिब जो होता था उसका काम होता था शॉपकीपर जो है वो किस तरह के मेजर्स और किस तरह के बाट, नाप तोल के जो बाट होते हैं किस तरह के बाट का प्रयोग कर रहा है। और इसी तरह से होता था एक बरीद मुमालिक जो होता था इंटेलिजेंस स्प्रेइंग ऑफिसर, मतलब गुप्तचरों का जो इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट था उसका इंस्पेक्टर या ऑफिसर जो था
वो कहलाता था बरीदेव मालिक। तो इस तरह से इसने कुछ सारे रिफॉर्म किए जो आज भी अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। ही अपॉइंटेड द न्यू फोर्स, हम लोग बात कर चुके हैं, द सराय-ए-अदल। अब ये सराय-ए-अदल एक नया वर्ड है। बेसिकली सराय-ए-अदल का मतलब होता था मार्केट ऑफ द लोकल एंड इंपोर्टेड गुड्स। मतलब इसने अपने टाइम पीरियड में किंगडम के अंदर कई सारे मार्केट बनाए थे जहां पर लोकल चीजें और इंपोर्टेड मतलब विदेशों से या दूसरे देशों से मंगवाए हुए सामान मिलता था, और इन्हीं मार्केट को क्या कहा गया, सराय-ए-अदल कहा गया। तो इन शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं कि सराय-ए-अदल वाज अ मार्केट ऑफ द लोकल एंड द इंपोर्टेड थिंग्स। जो लोकल चीजें थी और जहां पर इंपोर्टेड चीजें भी मिलती थी उस मार्केट को नाम दिया गया था सराय-ए-अदल। नाउ the ruler who paid in the cash to the soldiers, most important thing, और यही आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन स्टार बन जाता है कि सल्तनत टाइम पीरियड को कहते हैं। तो या इंडिया की अभी तक की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ही वाज द फर्स्ट रूलर हु पेड इन कैश टू हिज सोल्जर्स। अपनी सेना को कैश में पेमेंट देने वाला पहला रूलर था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कितना अच्छी और एक कितना उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय में ये कितना अच्छा एक रिफॉर्म था जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया कि सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करना शुरू किया। ठीक है ना। एंड इन 1303 एडी ही बिल्ट द अलाइन फोर्ट या काश-ए-शिरी। शिरी का किला आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर ये फोर्ट है जिसे शिरी फोर्ट भी कहते हैं। इस शिरी फोर्ट के अंदर 7 गेट्स हैं, 7 दरवाजे थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड Mubarak Khilji became the ruler and declared himself as the Khalifa and titled as the full Wasiqat Billah। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें 1303 और यहाँ ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो यही खत्म हो जाता है। ठीक है। हम लोगों ने कई सारे रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो रूलर बना उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खिलजी। ठीक है ना। एंड ये जो मुबारक खिलजी था इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया। आप लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ, खलीफा पूरी दुनिया के अंदर तुर्की का जो खलीफा होता था वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा रिलीजियस टीचर कहते माना जाता था, और इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया एंड टाइटल्ड एज द फुल वासिक बिल्लाह। और अपने नाम के आगे इसने एक नया टाइटल जोड़ा और वो था क्या, फुल वासिक बिल्लाह। द नसरुद्दीन वाज द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो नसरुद्दीन था ये खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था एंड किल्ड बाय द गियासुद्दीन तुगलक इन द 1320 AD। और ये जो नासिरुद्दीन मुबारक शाह था ये गियासुद्दीन तुगलक के हाथों मारा गया 1320 AD के अंदर। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ आपकी जो खिलजी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है जिसको हम तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और आगे हम लोग जो है तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, है ना। तो बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की कि तो अपनी जो अगली क्लास है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। और ध्यान रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक who killed the last ruler of the Khilji dynasty कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसे नासिरुद्दीन शाह, इसकी डेथ के बाद में नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी जो गियासुद्दीन तुगलक या तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, और कल की क्लास में एक नए डायनेस्टी नए टॉपिक के साथ में हम लोग वापस मिलेंगे। और याद रखिएगा कि जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उसे आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 18 to 20 मार्क्स जो है ये अकेला चैप्टर कंटेन करता है। हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है वो कंटेन करता है, तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर में से बन रहे हैं। और साथ में मैंने जो इंपॉर्टेंट टिक किया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और नोट्स बनाना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही।
Thank you and goodbye.